आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम खबरों पर। यूपी के हाथरस में पेश आया दर्दनाक हादसा। सत्संग में मची भगदड़, तकरीबन 60 अफराद की मौत, मजीद अमवात का अंदेशा। सदर के खिताब पर बोले पीएम मोदी, हज़्ब इख्तिलाफ पर साधा निशाना, कहा झूठ फैलाने के बावजूद अपोजिशन की हुई शिकस्त। अखिलेश यादव का मरकज़ पर हमला, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है, पेपर लीक का मकसद नौकरी न देनी पड़े। झारखंड के कोडरमा में पीट पीट कर पेश इमाम का कत्ल, खातून से टकराने की मिली सजा। इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी ग्रुप का एहतजाज, फौजी सर्विस लाजमी किए जाने पर हंगामा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा पेश आया है। खबर के मुताबिक सत्संग के पंडाल में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से तकरीबन 60 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अमवात में मजीद इजाफा मुमकिन है। वाज़ेह रहे कि हादसे के लिए जांच कमेटी तश्कील दे दी गई है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। तो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। 2 घंटा हो गए मार रहे हैं, ये तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कार्य हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। आदमी चले गए यहाँ से 200 के लगभग चले गए और दोबारा भेजी जाए। एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगाने कर रहा, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 200 हो गया। यहाँ पे प्रशासन अभी तक सुनने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। चौपट पर आ जा। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए
सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस परमात्मा से यही कामना है। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। उन्होंने अपनी तकरीर में हज़्ब इख्तिलाफ़ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों की तकलीफ़ समझ सकता हूँ क्योंकि मुसलसल झूठ फैलाने के बावजूद उनकी हार हुई है। पीएम मोदी ने दीगर पहलुओं पर भी बात की। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कई मसले उठाए। उन्होंने ईवीएम और पेपर लीक के मसले पर अहम गुफ्तगू की। अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। मैं 80 से 80 सीटें जीत जाऊंगा तब भी भरोसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे नौकरी न देनी पड़े। मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ,
उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के कुछ हिस्से हटाए जाने पर पार्लियामेंट के सदर ओम बिरला को खत लिखा है और अपील किया है कि कुछ भी हटाया ना जाए। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जो मैंने कहा और मुझे कहना था मैंने कह दिया, वह सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाएं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा है और 8 जुलाई को पार्लियामेंट में नीट के मुद्दे पर बहस कराने की अपील की है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की तकरीर गुफ्तगू का मौजू बनी हुई है। कोई मुखालिफत कर रहा है तो कोई दुरुस्त करार दे रहा है। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने कहा, राहुल गांधी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग उनकी तरफ हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हुए भी तशद्दुद फैलाते हैं। मरकज़ी वज़ीर राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण में सच्चाई नहीं थी। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा, उन्होंने क्या गलत कहा? हम भी जय श्री राम के नारे देते हैं तो वो चलता है, लेकिन भाजपा के अलावा कोई कहे तो ये जुर्म है। उन्होंने बिल्कुल आरोप नहीं किया था। मैं तो खड़ा था, कल मैंने तो बैठा था पार्लियामेंट जब वो खड़ा था। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे भी है कि हमारे हिंदू धर्म में अभय के बारे में शिव जी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, अहिंसा के बारे में कहते हैं। और वो जो जिस किस्म का हिंदुत्व वो समझते हैं, ये अहिंसा का एक धर्म है। और राहुल जी ने जो कहा कि ऐसे भी हिंदू हैं आपके तरफ, मतलब भाजपा की तरफ, जो अपने आप को हिंदू कहते हुए भी वो लोग नफरत और हिंसा फैलते हैं। इसमें मुझे तो कोई गलत नहीं लगा, क्योंकि ये सही बात है। हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं हमारे राजनीति में कि जो हिंदू धर्म, जो स्वामी विवेकानंद ने सबको सब सिखाया, ये सब बिना समझ के अलग किस्म की बातें करके
अपने आप को हिंदू समझते हैं और हिंदुत्व के नाम दुरुपयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा। मेरे किताब में भी ये तो मैंने लिखा है और ये कुछ साल पहले का था, हिंदी में भी है, पढ़ सकते हैं मैं हिंदू क्यों हूं। तो मेरे ख्याल में इस पे मैं और राहुल जी में कोई अंतर नहीं है। यही जो उन्होंने कहा मैं पूरा सहमत हूं। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं आई। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण थे, कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और कुछ भी जो बोलना है आरोप लगाना है इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए। सर, ये कहा कि रिलीजन के आधार पर लोगों को बांटते हैं, ये कोई नहीं बांटता है रिलीजन के। किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म को आप अगर पर हमला करिएगा तो इस देश में आप एक धार्मिक उन्माद फैलाने का वातावरण पैदा करेंगे। नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि क्या गलत कहा, क्या गलत कहा उन्होंने, कहाँ अपमान किया। एक तो वो तो बार बार दिखाना चाहते थे शिवजी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूं कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं। और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व नहीं, हमारा हिंदुत्व पवित्र है, हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व तो एक उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, वो भी समारोह की एक दिशाभूल करने के अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया, और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूं। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहां हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई, उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाएं और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजें। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में तकरीर की और उन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों की शमूलियत पर तकरीर की। उन्होंने मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन, अपोजिशन की खामोशी समेत दिगर मुख्तलिफ मुद्दों को भी उठाया। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और
हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंद। राजधानी दिल्ली में 3 नई अदालतों का संग बुनियाद रखा गया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने ज़िला अदालतों का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने कहा, आज खुशी का मौका है और अदालतों के लिए इमारत की कमी है। दिल्ली सरकार पुरअज़्म है कि दिल्ली के लोगों को वक्त पर इंसाफ मिले। गुज़िश्ता 10 सालों में हमने अदालतों के लिए लगातार बजट बढ़ाया है। देखिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि आज दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, करकरडूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने उनका शिलान्यास किया है। देखिए, अगर हम कानून और अदालत के बारे में एक आम मान्यता देखें तो ऐसे माना जाता है कि तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पे तारीख लगती है। इसलिए है क्योंकि बहुत जगह जजेस की कमी है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। लगातार दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में जुडिशरी का बजट बढ़ाया है। 760 करोड़ से लेके आज 3000 करोड़ रुपए प्रति साल के बजट पर हम आए हैं। और आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, इसमें दिल्ली सरकार ने 1100 करोड़ के बजट का कमिटमेंट किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन शानदार कोर्ट रूम से दिल्ली के लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, समय से न्याय मिलेगा। झारखंड के कोडरमा में खातून के बाइक से टकरा जाने के बाद मुश्तइल हुजूम में मस्जिद के इमाम को पीट कर हलाक कर दिया। खबर के मुताबिक मौलाना शहाबुद्दीन बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक और ऑटो में टक्कर हो गई थी, जिसके नतीजे में उनकी बाइक एक खातून से टकरा गई। खातून के शौहर महेंद्र यादव ने पास के क्रिकेट मैदान से लड़कों को बुलाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झारखंड के जिला कोडरमा के रघुनियाडीह के रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन का मॉब लिंचिंग फिर से एक मर्तबा झारखंड की सेकुलर निरपक्ष हुकूमत पर बदनुमा दाग और धब्बा साबित हो गया। इन दिनों एक पहचान सी बनती जा रही है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के सूबे की हैसियत से झारखंड। इससे पहले भी कई एक वाकयात पेश आए, लेकिन जो 30 जून को छतहरी कटिया के में वाकया पेश आया मौलाना शहाबुद्दीन साहब का, वो निहायत ही गमनाक नहीं बल्कि झारखंड हुकूमत के कानून, निजाम, विधि व्यवस्था और सत्ता की पोल खोल चुका है। नीट पेपर लीक मामले पर अब तक एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी यूथ विंग ने एहतजाज किया है और मुतालबा किया कि नीट के इम्तिहान को रद्द किया जाए। विभिन्न कई मांग थे इनके मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन और उसे ज्ञापन उनको राजभवन में समझ देना था। इसी को लेकर के उनको एक मार्च जो कि आरजेडी कार्यालय से चल करके राजभवन तरफ जाने के उनका प्रस्ताव था। चूंकि इनकम टैक्स गोलंबर के बाद जो भी क्षेत्र हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं और तो इसलिए उनको हम लोगों ने बैरिकेडिंग करके उनको बताया गया समय तरीके से कि ये क्षेत्र प्रतिबंधित है, यहाँ से आप लोग जा नहीं सकते हैं और ऐसे केस में आप लोग चाहें तो अपना प्रतिनिधिमंडल को भेज सकते हैं, जो कि हमारे दंडाधिकारी रहेंगे साथ में, वो जाएंगे प्रतिनिधिमंडल को आप लोग अपना ज्ञापन उनके माध्यम से दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने 3-4 मिल करके एक ज्ञापन लेकर के उन्होंने जहां उनको ज्ञापन देनी थी उसके लिए प्रस्थान कर गए। बाकी अन्य चीजें हम लोग शांतिपूर्ण रहा और हम लोगों ने विधि व्यवस्था को ज्यादा विशेष समस्या नहीं रही। गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूरत जिले के पलसाना तहसील में सड़कों, गलियों और घरों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा गुजरात के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। तुर्की के अफरीन और अदल्ब शहरों में तुर्क लोगों, तुर्क इमलाक और तुर्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर शामी पनाह गुज़ीरों के हमलों के बाद तुर्क आवाम गुस्से में है। तुर्की के शहर केसरी में एक शामी नौजवान के हाथों एक 7 साला तुर्क बच्ची से जिनसी ज़्यादती की खबर के बाद तशद्दुद शुरू हो गया था। अपोजिशन के ज़रिए इस मामले को सोशल मीडिया पर हवा देने के पूरे मरहले में मौजूद शामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इसमें 8 तुर्क पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। हुकूमत ने सुबह ऑपरेशन किया और 67 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया और शामी ख़ानदान को भी अपनी तहवील में ले लिया।
इसके रद्द अमल में आफरीन और अदिल्ब जो तुर्क हुकूमत ने शामी मुहाजिरीन के लिए पुरअमन इलाका बनाया है, वहाँ पर शामी हुजूम निकले और तुर्क इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तुर्क झंडों को जलाया गया। तुर्क हुकूमत ने दोबारा किसी किस्म के रद्द अमल को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट के सिग्नल कमज़ोर कर दिए हैं। तुर्की में मकामी अवाम और शामी मुहाजिरीन के दरमियान झड़पों के बाद शाम की कौमी फ़ौज का दस्ता हम भाई भाई हैं शामी फ़ौज ने तुर्की और शाम के झंडे एक साथ लहराकर इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश की है। शिफा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया को पीर के रोज़ इसराइली जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद डॉक्टर अबू सलमिया ने बताया है कि इसराइली जेलों में कैद फ़िलिस्तीनियों के साथ इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि इसराइली जेलों में न फ़िलिस्तीनी कैदियों को न सिर्फ खाने और पानी की किल्लत का सामना है बल्कि उन्हें अजियतें भी दी जा रही हैं। उधर इसराइली सरकार के वज़ीर ने डॉक्टर अबू सलमिया की रिहाई को अपनी हुकूमत की गलती करार दिया है। इसराइल में अल्टर ऑर्थोडॉक्स यहूदी ग्रुप अपने लिए फ़ौजी सर्विस को लाजमी किए जाने के बाद पुरज़ोर मुखालिफत कर रहा है। पीर के रोज़ उन लोगों ने सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज किया। इस एहतजाजी मुजाहरे को इसराइली पुलिस ने ताकत के ज़रिए रोकने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि सहीयूनी तौरात के पैगामात के ख़िलाफ़ न जंग लड़ रहा है और ख़ुद को तौरात के असल पैरोकार करार देने वाले ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी किसी कीमत इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं। शुरू ही से इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं। इस तबके के लिए हाल ही में फ़ौजी सर्विसेज लाजमी करने का फ़ैसला किया गया है। इस फैसले के ख़िलाफ़ पीर के रोज़ एहतजाजी जुलूस निकालते हुए उन लोगों ने नारे लगाए कि वो दुश्मन फ़ौज में खिदमात सरअंजाम नहीं दे सकता। पुलिस पानी की बौछार और दीगर तरीक़ों से इस जुलूस को रोकने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के ग्रुप ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिरासत को मनमानी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी करार दिया है। इमरान ख़ान मुतअद्दिद मुक़द्दमात के तहत जेल में कैद हैं। अवाम और ख़ास लोगों का मानना है कि इमरान ख़ान पर तमाम इल्ज़ामात झूठे और इंतकाम के तहत लगाए गए हैं। हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस ने भी इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए पाकिस्तान के आम इंतख़ाबात को शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार मानने से इनकार कर दिया था और एक करारदाद मंजूर करते हुए पाकिस्तान के इंतख़ाबात की जाँच का मुतालबा किया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के इदारे ने इमरान ख़ान की क़ैद व बंद को गलत करार देते हुए उनकी फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया है। यूपी के हाथरस में पेश आया दर्दनाक हादसा, सत्संग में मची भगदड़, तकरीबन 60 अफराद की मौत, मज़ीद अमवात का अंदेशा। सदर के खिताब पर बोले पीएम मोदी, हज़्ब इख्तिलाफ पर साधा निशाना, कहा झूठ फैलाने के बावजूद अपोजिशन की हुई शिकस्त। अखिलेश यादव का मरकज़ पर हमला, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है, पेपर लीक का मकसद नौकरी न देनी पड़े। झारखंड के कोडरमा में पीट पीट कर पेश इमाम का कत्ल, खातून से टकराने की मिली सज़ा। इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी ग्रुप का एहतजाज, फ़ौजी सर्विस लाजमी किए जाने पर हंगामा। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।